हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल आरएस नोट्स पर। और आशा करता हूं दोस्तों आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, राजस्थान माध्यमिक बोर्ड द्वारा आपका रीट यानी कि राजस्थान एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन फॉर टीचर्स का एग्जाम दोस्तों होने जा रहा है। और उसके लिए हम आपके लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस पेपर दोस्तों लेके आए हैं। ये जो प्रैक्टिस पेपर होगा आपका लेवल 1 यानी कक्षा 1 से 5 तक के लिए होगा दोस्तों आपको इस वीडियो में पूरे के पूरे 150 प्रश्न मिलेंगे जो कि राजस्थान माध्यमिक बोर्ड द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम पर आधारित होंगे दोस्तों। तो चूंकि एक प्रैक्टिस सेट है तो साथ के साथ आप जवाब भी देते चलिएगा दोस्तों। और अंत में मैं कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके 150 में से कितने जवाब सही मिले। तो आइए दोस्तों, बिना समय गवाए प्रैक्टिस पेपर जो है शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं एग्जाम पैटर्न क्या होने वाला है लेवल 1 के लिए। पहला सब्जेक्ट है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी यानी कि बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन 30 होंगे और मार्क्स भी 30 होंगे। अगला लैंग्वेज 1 है जिसमें से आप एक चुन सकते हैं, हिंदी, सिंधी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, पंजाबी एंड गुजराती, जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन है 30 हैं और मार्क्स भी 30 हैं दोस्तों। अगला है लैंग्वेज 2, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, उर्दू, सिंधी, पंजाबी एंड गुजराती, जिसमें से आप एक चुन सकते हैं। इसमें भी नंबर ऑफ क्वेश्चन 30 और मार्क्स भी 30 हैं दोस्तों। अगला सब्जेक्ट है मैथमेटिक्स, जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन 30 हैं और मार्क्स भी 30 हैं दोस्तों। पांचवा विषय है आपका एनवायरमेंटल स्टडीज यानी कि पर्यावरण अध्ययन, जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चन 30 हैं और मार्क्स भी 30 होंगे दोस्तों। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आपके 150 हैं और टोटल मार्क्स 150 हैं। ड्यूरेशन ऑफ एग्जाम होगा आपका 2 घंटा 30 मिनट यानी कि 150 मिनट ही आपको समय दिया जाएगा दोस्तों। तो आइए बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के पहले प्रश्न से दोस्तों शुरू करें। पहला प्रश्न, निम्न में से कौन सा जन्मजात प्रेरक नहीं है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों पहला ही। तो ये नहीं है दोस्तों। आदत आदत जो होती है वो जन्मजात प्रेरक नहीं होती है। प्यास, भूख, नींद जन्मजात प्रेरक होती है। तो ऑप्शन सी इसका जवाब होगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर कि बुद्धि का तरल मोजेक मॉडल किसने दिया था? तो ये दिया था दोस्तों, याद रखिए, कैटल ने, ऑप्शन ए। ठीक है, आगे है प्रश्न कि प्रयोगात्मक विधि को सर्वप्रथम प्रस्तावित किया। तो ये प्रस्तावित किया था दोस्तों विल्हेल्म वुंट ने, ऑप्शन डी इसका जवाब होगा दोस्तों। आपको बता दें विल्हेल्म वुंट जर्मनी के दार्शनिक एवं मनोवैज्ञानिक थे। विल्हेल्म वुंट ने 1861 में मनोविज्ञान के क्षेत्र में प्रयोगात्मक विधि का प्रारंभ किया था, इसलिए उन्हें प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का पिता भी कहा जाता है दोस्तों, याद रखिए। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं कि बालक में अपराधी प्रवृत्ति के विकसित होने का मुख्य कारण क्या है? तो इसका मुख्य कारण है दोस्तों परिवार तथा वातावरण, ऑप्शन ए। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर कि वे कौन से बाह्य कारक हैं जो एक बच्चे को कक्षा में रुचि लेने से रोकते हैं? तो ये कारक है दोस्तों संस्कृति और प्रशिक्षण, ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न पे चलते हैं कि सीखने की तत्परता खालिस्तान की ओर संकेत करती है। तो सीखने की तत्परता जो है वो सीखने के सातत्य तक में शिक्षार्थियों का वर्तमान संज्ञानात्मक स्तर की ओर संकेत करती है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों, याद रखिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? तो इनमें से जो विकास का सिद्धांत नहीं है दोस्तों वो नहीं है विशिष्ट से सामान्य क्रियाओं का सिद्धांत, ऑप्शन बी इसका जवाब होगा। ठीक है दोस्तों, और तीनों सिद्धांत होते हैं एकीकरण, निरंतरता, विविधता का सिद्धांत, तीनों ही सिद्धांत होते हैं, लेकिन ऑप्शन बी सिद्धांत नहीं होता है दोस्तों। आगे है कि निम्न में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है? तो ये नहीं है दोस्तों ऑप्शन ए की वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है दोस्तों, आगे है प्रश्न कि एक बालक की संज्ञानात्मक शक्तियां जैसे कल्पना शक्ति,
बुद्धि, निर्णय लेने की क्षमता आदि का संबंध है बालक के। तो ये है दोस्तों बालक के मानसिक विकास से। ऑप्शन डी इसका जवाब होगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर कि ग्रीक शब्द साइकी का अर्थ क्या है। तो इसका अर्थ है दोस्तों आत्मा। ऑप्शन डी बार बार पूछा गया प्रश्न है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। आगे देखिए कि सहपाठियों का दबाव जब सबसे अधिक प्रभाव डालता है वह है, तो वह है दोस्तों उत्तर किशोरावस्था। ऑप्शन डी। आगे है प्रश्न कि एक बालक अधिक सीखता है यदि उसे क्रियाविधि से पढ़ाया जाए। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के विभिन्न प्रकारों की चर्चा किसने की है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये की है दोस्तों, याद रखिए, क्रैसमर ने। ऑप्शन ए। ठीक है, आगे है कि डिस्ग्राफिया मुख्यतः किस कठिनाई से जुड़ा है। तो डिस्ग्राफिया जो है दोस्तों वो लिखने की कठिनाई से जुड़ा है। ऑप्शन बी इसका जवाब होगा। ठीक है दोस्तों, आगे प्रश्न कि यदि एक विद्यार्थी कोई प्रश्न पूछता है जिसका उत्तर आपके पास नहीं है, आप क्या करेंगे। आप जो है प्रश्न का जवाब ढूंढने और अगले दिन उसे बताएंगे। तो ऑप्शन सी इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, आगे प्रमाणीकृत परीक्षण क्यों कराए जाते हैं। तो ये जो है प्रतिभाशाली बालकों की पहचान के लिए करवाए जाते हैं दोस्तों। ऑप्शन बी इसका जवाब होगा। ठीक है, आगे है प्रश्न कि वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो ये है दोस्तों पर्यावरण, आहार, स्वास्थ्य, तीनों ही जो है वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो ऑप्शन डी इसका जवाब होगा ये सभी। ठीक है, आगे है प्रश्न कि बहुबुद्धि सिद्धांत निम्नलिखित निहितार्थ देता है सिवाय। ये देते हैं सिवाय ऑप्शन बी के कि बुद्धि प्रक्रमण संक्रियाओं का एक विशिष्ट समुच्चय है जिसका उपयोग एक व्यक्ति द्वारा समस्या समाधान के लिए किया जाता है। ऑप्शन बी इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, आगे प्रश्न देखिए कि सफल समावेशन को निम्नलिखित की आवश्यकता होती है सिवाय। तो ये होती है सिवाय पृथक्करण के। ऑप्शन ए इसका जवाब होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं कि सीमार पाठ को बहुत जल्दी सीख लेती है जबकि लीना उसे सीखने में ज्यादा समय लेती है। यह विकास के खालिस्तान सिद्धांत को दर्शाता है। तो यह जो है व्यक्तिक भिन्नता को दर्शाता है दोस्तों। ऑप्शन बी इसका जवाब होगा। व्यक्तिक भिन्नता के सिद्धांत को दर्शाता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। ठीक है, आगे देखेंगे प्रश्न कि शिवानी द्वारा पूछे गए एक प्रश्न का उत्तर शिक्षक तत्काल नहीं दे सकता है, शिक्षक की प्रतिक्रिया क्या होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए दोस्तों शिक्षक की प्रतिक्रिया। यह होनी चाहिए शिक्षक द्वारा इस प्रश्न का सही उत्तर बाद में समझकर देना चाहिए। ऑप्शन डी इसका जवाब होगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर कि एक अध्यापिका समाज के वंचित वर्गों से आए बच्चों की आवश्यकताओं के प्रति प्रभावशाली तरीके से प्रतिक्रिया निम्नलिखित द्वारा कर सकती है। तो ये कर सकती है दोस्तों ऑप्शन बी द्वारा विद्यालय व्यवस्था तथा स्वयं के उन तौर तरीकों के बारे में विचार करना जिनसे पक्षपात एवं रूढ़िबद्धताएं झलकती हैं। तो ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों।
ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित में से किसमें बुद्धि परीक्षण का उपयोग नहीं होता है। तो यह नहीं होता है दोस्तों एक छात्र की ग्रेडिंग। ऑप्शन सी इसका जवाब होगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर कि व्यवहार का करना खालिस्तान पक्ष में आता है। तो जो व्यवहार का करना होता है दोस्तों वो सीखने के गति क्षेत्र में आता है। ऑप्शन ए इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, याद रखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर कि वर्तमान समय में शिक्षा का सबसे उपयुक्त उपागम कौन सा है। तो यह है दोस्तों सृजनवादी उपागम। ऑप्शन बी इसका जवाब होगा। ठीक है, आगे है कि एक बच्चा अतीत की समान परिस्थिति में की गई अनुक्रियाओं के आधार पर नई स्थिति के प्रति अनुक्रिया करता है। यह किससे संबंधित है। तो यह संबंधित है दोस्तों सीखने का सदृशता नियम के अनुसार। ऑप्शन डी इसका जवाब होगा। ठीक है, आगे देखते हैं कि विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा गया है। तो ये कहा गया है दोस्तों किशोरावस्था को। ऑप्शन बी इसका जवाब होगा। आपको बता दें स्टैनले हॉल ने यह बात कही थी कि किशोरावस्था संघर्ष, तनाव, तूफान एवं विरोध की अवस्था होती है। दोस्तों याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है कि ये बात किसने कही। तो ये कही थी स्टैनले हॉल ने। आगे देखिए कि किसका अभिप्राय अपने व्यवहार को नियंत्रित करने से है। तो यह है आत्म नियंत्रण। ऑप्शन है इसका जवाब होगा। ठीक है दोस्तों, आगे प्रश्न देखिए कि बिग व हंट के अनुसार खालिस्तान की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है परिवर्तन। परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक होता है। तो दोस्तों ये होता है बिग व हंट के अनुसार किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है परिवर्तन। तो ऑप्शन सी इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, आगे है प्रश्न कि निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है। तो ये करता है दोस्तों ऑप्शन बी कि प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण। ऑप्शन बी इसका जवाब होगा दोस्तों। तो ये लीजिए दोस्तों आपके बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के प्रश्न होते हैं कंप्लीट। अब हम आते हैं लैंग्वेज 1 इंग्लिश पर दोस्तों। जिसकी भी लैंग्वेज 1 या लैंग्वेज 2 इंग्लिश हो, दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। तो आइए इंग्लिश के प्रश्न शुरू करें। डायरेक्शन दे रखी क्वेश्चन नंबर 31 से 35 तक की। रीड द गिवन पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो बाय सिलेक्टिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। दोस्तों आपका पैसेज है अंटार्कटिका इज ए आइसी कंटिनेंट इन द साउथ पोल। इट इज कवर्ड बाय परमानेंटली फ्रोजन ग्राउंड, इज सराउंडेड बाय वाटर एंड इज अबाउट 1.5 टाइम्स लॉन्गर देन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। दोस्तों तो ये पूरा का पूरा जो आपको पैसेज दे रखा है इससे संबंधित में प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। तो आपका प्रश्न देखते हैं अब कि द वर्ड आइसी इन द पैसेज इज ए एन। जो आइसी शब्द है पैसेज में वो क्या है, क्या वो नाउन है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब या होमोनियम ऑफ आइस है। तो ये है दोस्तों एडजेक्टिव है। ऑप्शन बी इसका जवाब होगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे कि द वर्ड डेजर्ट इन द पैसेज इज ए। डेजर्ट जो वर्ड है पैसेज में वो क्या है, क्या वो नाउन है, प्रोनाउन है, वर्ब या वर्बल है। तो ये है दोस्तों नाउन। ऑप्शन ए इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि द वर्ड वाइंडिस्ट इन द पैसेज इज ए। वाइंडिस्ट का मतलब क्या है दोस्तों। तो यह सुपरलेटिव फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव। तो ऑप्शन बी इसका जवाब होगा। ठीक है,
किसकी सुपरलेटिव है ये दोस्तों? ये है वाइंडी की, याद रखिएगा। वाइंडी होता है दोस्तों तूफान भरा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर कि हैज़ अंटार्कटिका ऑलवेज बीन फिक्स्ड इन द साउथ पोल? क्या जो अंटार्कटिका है वो हमेशा साउथ पोल में ही था? तो दोस्तों इसका जवाब है नो, नहीं। ठीक है, आगे देखिए अगला प्रश्न। हु आर द अर्लीस्ट नोन इनहेबिटेंट्स ऑफ अंटार्कटिका? तो इसका जवाब होगा दोस्तों इट हैज ऑलवेज बीन ए डेजर्ट। ऑप्शन डी इसका दोस्तों जवाब होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। दोस्तों अगला हमें पैसेज दे रखा है, इससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। द फर्स्ट थिंग विच स्कॉलर शुड बियर इन माइंड इज दैट ए बुक आउट नॉट बी रीड फॉर mere amusement. Half educated persons read for amusement and are not to be blamed for it. They are incapable of appreciating the deeper qualities that belong to a really great literature. दोस्तों आपको पूरा का पूरा पैसे दे रखा है, इसी संबंधित में प्रश्नों के उत्तर बताने हैं। तो 36वां प्रश्न देखिए कि द राइटर बिलीव्स दैट हाफ एजुकेटेड पर्सन आर नॉट एबल टू। जो लेखक उसका मत है कि जो आधे अधूरे लोग होते हैं पढ़ाकू, जो साक्षर हुए हैं, आधी मात्रा में हुए हैं, तो वो किस में समर्थ नहीं होते हैं? तो ये नहीं होते दोस्तों एप्रिशिएट हिडन क्वालिटीज ऑफ एडमिरेबल लिटरेचर। वो प्रशंसनीय साहित्य की प्रशंसा नहीं कर पाते हैं जो कि उसमें गुण छिपा हुआ है। तो ऑप्शन डी का जवाब होगा। ठीक है, आगे देखेंगे अगला प्रश्न कि द वर्ड नैरोकोटिक इन द पैसेज मीन्स। नैरोकोटिक का अर्थ क्या है दोस्तों? तो इसका अर्थ दोस्तों इंटॉक्सिकेंट। ऑप्शन बी इसका जवाब होगा। ठीक है, इंटॉक्सिकेंट या नारकोटिक हो दोस्तों आदत लगना होता है, किसी की लत लगना, याद रखिए। आगे देखिए प्रश्न कि द फ्रेज द हायर फैकल्टीज इन द पैसेज मीन्स। द हायर फैकल्टीज का मतलब क्या है? यहां इसका अर्थ है दोस्तों मेंटल पावर्स ऑफ ए हाई ऑर्डर फॉर अंडरस्टैंडिंग ग्रेट लिटरेचर। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, एक ऐसी शक्ति होना किसी भी महान साहित्य को समझने के लिए, तो वो होता है हायर फैकल्टीज। आगे है कि द वर्ड इवेंचुअली इन द पैसेज मीन्स। इवेंचुअली का अर्थ क्या है दोस्तों? तो इवेंचुअली का मतलब होता है अंततः, इसमें शब्द होगा एट लास्ट। ऑप्शन बी इसका जवाब होगा। ठीक है, आगे है द वर्ड एम्प्लॉयड इन द पैसेज मीन्स। अनएम्प्लॉयड का मतलब क्या है दोस्तों? तो इसका अर्थ है यहाँ पे अनयूज्ड। ऑप्शन डी इसका जवाब होगा दोस्तों, जिसका उपयोग ना किया गया हो। याद रखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे है प्रश्न विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट एक्सप्रेशन। इनमें से सही कथन कौन सा है? तो ये है एज चीयरफुल एज ए लार्क। ऑप्शन इसका जवाब हो दोस्तों। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? वेरी हैप्पी। आगे बढ़ते हैं, हर एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण दोस्तों, आप वीडियो अंत तक देखिएगा। द सेंटेंस दिस इज द हाउस इन विच आई वॉज बोर्न इज। तो किस प्रकार का वाक्य है दोस्तों ये? तो ये है एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ऑप्शन सी इसका जवाब होगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर कि वन वर्ड फॉर वन हु हेट्स मैनकाइंड। जो मानवता से नफरत करता हो उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे दोस्तों मिसैंथ्रोपी। ऑप्शन सी इसका जवाब होगा।
आगे हमें डायरेक्ट स्पीच दे रखी है दोस्तों, इसकी इनडायरेक्ट स्पीच में बतानी है। सेंटेंस है ही सेड आई केम हियर यस्टरडे, इसकी इनडायरेक्ट स्पीच क्या होगी दोस्तों? तो इसकी इनडायरेक्ट स्पीच जो बनेगी वो बनेगी ही सेड दैट ही हैड कम देयर द प्रीवियस डे। ऑप्शन 20 का सही जवाब है दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। ईच ग्लोटिस कैन बी ओपन एंड क्लोज इंडिपेंडेंटली, दैट सेंटेंस इज। जो प्रत्येक ग्लोटिस है वो खुल सकता है और बंद हो सकता है अपने स्वतंत्र रूप में, तो इस प्रकार के वाक्य कौन से होते हैं? तो ये होते हैं दोस्तों फुल्ली करेक्ट। ऑप्शन डी इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट सेंटेंस, गलत कथन में बताना है दोस्तों। तो इसका जवाब होगा ऑप्शन डी, नन ऑफ दी बो। इनमें से कोई सा भी सेंटेंस जो है गलत नहीं है, सभी सही हैं। तो ऑप्शन डी इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि डिप्थोंग्स कैन बी डिवाइडेड इनटू खालिस्तान क्लासेस। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। जो डिप्थोंग्स है वो बांटे जा सकते हैं किन वर्गों में, कितने प्रकार के वर्गों में बांटे जा सकते हैं डिप्थोंग्स? तो ये बांटे जा सकते हैं दोस्तों 3 क्लासेस। ऑप्शन सी इसका जवाब होगा। 3 खंडों में बांटे जा सकते हैं, याद रखिए। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। स्टूडेंट्स हु डू नॉट हैव द अपॉर्चुनिटीज टू यूज द टारगेट लैंग्वेज आउटसाइड द क्लासरूम डेमोन्स्ट्रेट मच लोअर लेवल्स ऑफ लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी, दिस कैन बी ओवरकम बाय। तो ऑप्शन डी दोस्तों इसका सही जवाब होगा। इंगेजिंग दैम इन स्पेसिफिक लैंग्वेज फोकस टास्क विच आर इनडायरेक्टली मॉनिटर्ड बाय द देयर ग्रुप लीडर्स। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है दोस्तों। ठीक है, याद रखिए। अगला प्रश्न देखते हैं। ए फॉरेन नॉन मदर टंग लैंग्वेज टीचर, एक विदेशी भाषा सिखाने वाला अध्यापक, ऑफन फेसिस द प्रॉब्लम, वो कई बार समस्याएं अपने सामने पाता है ऑफ ए क्लास, कक्षा की, फुल ऑफ रिलक्टेंट एंड मोटिवेटेड लर्नर्स, जो कि अप्रेरित अधिगमकर्ताओं की कक्षा है। दिस कैन बी हेल्प्ड बाय, इसमें सहायता हो सकती है किसके द्वारा? ये होते हैं यूजिंग मेथड्स एंड स्ट्रेटजीज टू मोटिवेट एंड मेक लर्निंग मोर चैलेंजिंग इन द क्लास। ऐसी गतिविधियाँ, ऐसी प्रक्रियाओं का निर्माण करना अध्यापक द्वारा जिसमें उनको प्रेरित किया जा सके, बच्चों को वो सीख सकें, उनमें सीखने की प्रेरणा जाग सके। तो ऐसे कार्य या गतिविधियाँ अध्यापक को बच्चों को करवानी चाहिए। तो ऑप्शन ए इसका जवाब होगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आगे लैंग्वेज लर्नर्स लर्न टू डू बाय डूइंग। जो लैंग्वेज लर्नर्स होते हैं, भाषा को सीखने वाले होते हैं, वो सीखते हैं करना। विच एक्टिविटी स्पोर्ट्स दिस ऑब्जर्वेशन, किस प्रकार का जो गतिविधि है वो सहारा देती है इस प्रकार के परीक्षण को? तो ये देती है दोस्तों ऑप्शन ए, अपॉर्चुनिटीज टू प्रैक्टिस एज इट हेल्प्स हैबिट फॉर्मेशन। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब है दोस्तों। ठीक है, याद रखिए। अगला प्रश्न देखते हैं। ये 2 competency areas which give a language learner in progress the ability to communicate competently are। तो इसका जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन सी, लिंग्विस्टिक एंड सोशो कल्चरल। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब है। वो क्षेत्र जो कि अधिगमकर्ताओं को एक ऐसा प्रक्रिया या क्षमता प्रदान करते हैं जो कि उनके संप्रेषण में उपयोगी सिद्ध होती है। तो कौन से 2 क्षेत्र होते हैं? तो ये हैं लिंग्विस्टिक यानी कि भाषीय, और सोशो कल्चरल यानी सामाजिक सांस्कृतिक। तो ऑप्शन सी इसका जवाब होगा। आगे बढ़ेंगे दोस्तों अगले प्रश्न पर। When students work in pairs or groups they just end up chatting in their own language, this can be overcome या monitored by। जब बच्चे कार्य करते समय जोड़ों में या समूह में, they just end up chatting in their own language, यानी कि जो
अपनी जो वो संप्रेषण है वो ख़त्म करते हैं अपनी भाषा में, दिस कैन बी ओवरकम, इस पे काबू पाया जा सकता है किसके द्वारा? तो ये पाया जा सकता है दोस्तों ऑप्शन बी द्वारा, इंस्ट्रक्शंस फॉर द टास्क एंड ऑब्जेक्टिव्स टू बी मेड क्लियर। फर्स्ट ऑप्शन बी इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे। द आइडिया ऑफ कंप्रिहेंसिबल इनपुट वाज फर्स्ट यूज बाय, कंप्रिहेंसिबल इनपुट का जो सर्वप्रथम विचार था वो किसके द्वारा दिया गया था? ये दिया गया था दोस्तों, याद रखिए, एनएस प्रभु द्वारा। ऑप्शन बी इसका जवाब होगा। ठीक है, आगे है प्रश्न। ए हिंदी स्पीकिंग टीचर गेट्स पोस्टेड इन ए प्राइमरी स्कूल, हिंदी बोलने वाला अध्यापक जो है वो प्राइमरी स्कूल में उसको भेज दिया जाता है, विच इज सिचुएटेड इन ए रिमोट एरिया ऑफ राजस्थान, जो कि राजस्थान के दूर क्षेत्र में है। सिंस सी डज नॉट नो द लोकल लैंग्वेज, वह उसकी स्थानीय भाषा नहीं जानता है। सी फेस लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, वह बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करता है। सी शुड, उसको करना चाहिए। तो उसको जो है सबसे पहले यूज द चाइल्ड्स लैंग्वेज एज रिसोर्स वाइल टीचिंग, सबसे पहले उसको जो बच्चे की भाषा है उसके स्रोत के रूप में कार्य करवाना चाहिए। ऑप्शन सी इसका जवाब होगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ आर्गुमेंट्स एंड आइडियाज इन पैराग्राफ्स इन एन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ, तो ये होता है दोस्तों राइटिंग एसेज में। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही जवाब होगा। ठीक है, अपने विचारों को एक तह में लगाना, एक पैराग्राफ में डालना, तो उस प्रकार के पहलू को कहा जाता है राइटिंग एसेज दोस्तों। आगे है प्रश्न कि विच अप्रोच एम्फेसाइजेज, कौन सी अप्रोच जो है दबाव डालती है इंट्रैक्शन एज द मीन्स एंड द गोल ऑफ लर्निंग ए लैंग्वेज, अपनी भाषा को सीखने के लिए एक गोल के रूप में। तो इसका जवाब जो होगा दोस्तों वो होगा कम्युनिकेटिव संप्रेषण। ऑप्शन ए इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, यानी कि कौन सी विधि देती है वार्ता की एक साधक और लक्ष्य के रूप में किसी भाषा को सीखने की? तो इसका आंसर है दोस्तों संवाद संप्रेषण के द्वारा। तो ऑप्शन ए इसका जवाब होगा। आगे है प्रश्न टू असेस लिसनिंग स्किल्स द टीचर हैज फ्रेम्ड एन एक्टिविटी, व्हाट कैन द असेसमेंट बी बेस्ड ऑन? तो जो मूल्यांकन है दोस्तों वो आधारित होना चाहिए कंप्लीटिंग ए टेबुलेशन बेस्ड ऑन एन ऑडियो रिकॉर्डिंग, ऑडियो रिकॉर्डिंग के द्वारा। ऑप्शन इसका जवाब होगा दोस्तों। यानी कि जो असेसमेंट होती है लिसनिंग स्किल की यानी सुनने की क्षमता की, तो उसको एक गतिविधि बनानी चाहिए एक ऑडियो रिकॉर्डिंग की। तो ऑप्शन इसका जवाब होगा। ठीक है, आगे टू डेवलप लैंग्वेज फंक्शंस टीचिंग ऑफ स्पीकिंग स्किल्स फॉर यंगर चिल्ड्रन वुड इंक्लूड, भाषा के प्रकारों को विकसित करने के लिए टीचिंग ऑफ स्पीकिंग स्किल्स, भाषा क्षमता का विकास करने के लिए फॉर यंगर चिल्ड्रन, छोटे बच्चों के लिए, वुड इंक्लूड, उसको शामिल किया जाता है। तो ये शामिल किया जाता है दोस्तों ग्रीटिंग, इनफॉर्मल रिक्वेस्ट्स, आस्किंग फॉर पर्सनल इन्फॉर्मेशन। तो ऑप्शन सी इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, याद रखिए। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। वाइल राइटिंग स्टूडेंट्स फाइंड्स डिफिकल्टी, लिखते समय जो एक विद्यार्थी है वो समस्याएं पाता है इन एक्सप्रेसिंग हिजर वॉइस, अपने विचारों को प्रकट करने के लिए क्लियरली, साफ तौर पर, ड्यू टू लैक ऑफ वोकैबुलरी, वर्तनी की कमी के कारण, ए पॉसिबल सॉल्यूशन, एक संभवतः जो सुझाव है, जो समस्या समाधान है, वुड बी द फॉलोइंग, कौन सा हो सकता है? तो ये हो सकता है दोस्तों ऑप्शन सी की मोटिवेटिंग द स्टूडेंट्स टू रीड मोर स्टोरी बुक्स एंड द टीचर शुड टेक इनफॉर्मल फीडबैक अबाउट न्यू वर्ड्स इनकाउंटर्ड। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। द बॉटम अप मॉडल ऑफ करिकुलम इज वन वेयर, द बॉटम अप मॉडल जो होता है पाठ्यक्रम का वो होता है, ये होता है दोस्तों ऑप्शन सी द करिकुलम दैट अलाउज फ्रीडम फॉर स्टूडेंट मोबिलिटी विद इंक्रीज चॉइस ऑफ करिकुलर एक्टिविटी
एंड इंक्रीजेज लर्निंग बाय डूइंग। तो ऑप्शन सी इसका जवाब होगा। करके सीखने में बच्चा जो है वो स्वतंत्रता महसूस करता है, जिससे वो अच्छी तरह से गलतियां भी करेगा और गलतियों से सीखेगा भी, और उसको पता लगेगा कि वो गलतियां कर रहा है, तो उससे उसकी गतिविधि में जो है एक अनुभव का प्रज्ञान होगा। ये भी याद रखिए। तो ऑप्शन सी इसका जवाब होगा। तो ये थे आपके हिंदी के इंग्लिश के प्रश्न दोस्तों। अब हम आते हैं लैंग्वेज 2 हिंदी पर। जिसकी भी लैंग्वेज 1 या लैंग्वेज 2 हिंदी हो दोस्तों, दोनों के लिए महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं। हिंदी है, नीचे दिए गए गद्यांश को पढ़कर सबसे उचित विकल्प चुनिए। दोस्तों गद्यांश है, शिक्षा की बैंकिंग अवधारणा बैंकिंग कंसेप्ट में ज्ञान का एक उपहार होता है जो स्वयं को ज्ञानवान समझने वालों के द्वारा उनको दिया जाता है, जिन्हें वे नितांत अज्ञानी मानते हैं। तो दोस्तों ये आपका पूरा का पूरा आपका गद्यांश दे रखा है। इसी संबंधित में प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। तो 61वां प्रश्न देखिए कि शिक्षा की बैंकिंग अवधारणा शिक्षा को किस रूप में प्रस्तुत करती है। तो ये प्रस्तुत करती है दोस्तों, शिक्षा की प्रक्रिया में केवल परम अज्ञानी शामिल होते हैं। ऑप्शन ए इसका जवाब होगा। ठीक है दोस्तों, आगे प्रश्न है देखिए कि गद्यांश के अनुसार उत्पीड़न की विचारधारा की विशेषता क्या है। तो इसका विशेषता है दोस्तों ऑप्शन बी कि शिक्षक श्रेष्ठ है और छात्रहीन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कि जिज्ञासा शब्द से बनने वाला विशेषण है। तो ये है दोस्तों जिज्ञासु, ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न देखते हैं। किस शब्द में दो प्रत्ययों का प्रयोग हुआ है। तो ये हुआ है दोस्तों वास्तविकता में। ऑप्शन ए इसका जवाब है। आगे देखिए कि प्रस्तुत गद्यांश में नितांत शब्द का अर्थ है। तो इसका अर्थ है दोस्तों बिल्कुल ऑप्शन डी। ठीक है, आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। नीचे दी गई काव्य पंक्तियों को पढ़कर सबसे उचित विकल्प का चयन कीजिए। काव्य पंक्तियां दोस्तों, नहीं झुका करते जो दुनिया से करने को समझौता, ऊंचे से ऊंचे सपनों को देते रहते जो नोता, दूर देखती जिनकी पैनी आंख भविष्य तक आए, तकचीर मैं हूं उनके साथ खड़ी जो सीधी रखते अपनी रीढ़। दोस्तों आपकी सुंदर, बहुत ही सुंदर कविता थी, उसके संबंधित में प्रश्नों के उत्तर देने। तो देखिए 66वां प्रश्न देखिए, कविता की पंक्तियों के अनुसार कविता किसके पक्ष में खड़ी है। तो पक्ष में खड़ी है दोस्तों जो स्वाभिमानी, साहसी और निर्भीक है। ऑप्शन ए। आगे है कि व्यक्ति की दृष्टि कैसी होनी चाहिए। यह होनी चाहिए दोस्तों दूरदर्शिता से लैस। आगे है प्रश्न कि ऊंचे से ऊंचे सपनों को निमंत्रण देने का भाव है। तो इसका भाव है दोस्तों उच्च कोटि के स्वप्न देखना और उन्हें साकार करने का प्रयास करना। ऑप्शन बी इसका जवाब होगा। आगे देखिए कि तम शब्द का पर्याय है। तो इसका पर्याय है दोस्तों अंधकार। ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों कि नहीं झुका करते जो दुनिया से पंक्ति में किसके सामने न झुकने की बात की गई है। तो ये बात कही गई है दोस्तों ऑप्शन ए विषम परिस्थितियों और अन्याय के सामने। ठीक है, आगे इनमें से कौन संयुक्त व्यंजन नहीं है। तो ये नहीं है दोस्तों भय। अक्षय त्रय अज्ञा दोस्तों तीनों ही संयुक्त व्यंजन हैं। आगे बढ़ते हैं कि आगत शब्द कौन सा है इनमें से। ऑप्शन आपके अदालत, बहीन, भ्राता, औरत। तो इसमें आगत शब्द दोस्तों वो है भ्राता। ऑप्शन सी।
आगे है प्रश्न, इनमें से किस वाक्य में संदेहार्थक क्रिया का रूप प्रयुक्त हुआ है? तो ये हुआ दोस्तों, तुमने अखबार पढ़ा होगा। ऑप्शन डी इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, आगे प्रश्न देखिए कि क्रिया के अर्थ में विशेषता प्रकट करने वाले अव्यय को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं दोस्तों क्रिया विशेषण। ऑप्शन डी इसका जवाब होगा। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर कि सकर्मक क्रिया वाला वाक्य है। तो ये वाक्य है दोस्तों ऑप्शन डी कि सतीश ने केले खरीदे। ऑप्शन डी इसका जवाब होगा। सकर्मक क्रिया वे होती हैं जिसमें कर्म होता है दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित में पुल्लिंग शब्द कौन सा है? तो पुल्लिंग शब्द दोस्तों पानी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में भविष्य काल है? तो ये है मैं पुस्तक पढ़ने वाला था। ऑप्शन सी। आगे असुरक्षित शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो ये है ए प्लस सु। ऑप्शन सी इसका जवाब होगा दोस्तों। आगे है कि तलवार की धार पर चलना, क्या अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कठिन कार्य करना। ठीक है, आगे दोस्तों अगला प्रश्न देखिए कि उस बाई के प्रति कृतज्ञ रहो जिसने अपना पेट काट कर तुम्हें पढ़ाया लिखाया। कौन सा वाक्य है, किस प्रकार का वाक्य है? तो ये है दोस्तों आज्ञावाचक। ठीक है, आगे प्रश्न देखिए कि भाषा शिक्षण के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये नहीं है दोस्तों, भाषा शिक्षण में केवल भाषाई शुद्धता पर ही अधिक बल रहता है। ऑप्शन बी इसका जवाब होगा। ये कथन सही नहीं है दोस्तों। आगे देखेंगे अगला प्रश्न कि लिखना और पढ़ना सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सबसे उपयुक्त है? तो ये है दोस्तों, लिखना और पढ़ना सीखना समान रूप से अंतः संबंधित है। ऑप्शन डी इसका जवाब होगा। ठीक है दोस्तों, अगला है प्रश्न कि पाठ पढ़कर बच्चों से प्रश्न बनवाने से शिक्षक को यह जानने का अवसर मिलता है कि बच्चों ने पाठ को कितनी गहराई से समझा है। ऑप्शन बी इसका जवाब होगा। आगे है कि भाषा सीखने के लिए कौन सा कारक सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो यह दोस्तों समृद्ध भाषिक वातावरण। ऑप्शन डी। आगे देखते हैं अगला प्रश्न कि अपनी कक्षा के बच्चों को मौखिक अभिव्यक्ति के अवसर देने के लिए अनेक क्रियाकलाप करती है। आप निम्नलिखित में सबसे ज्यादा प्रभावी किसे मानते हैं? तो ये मानते हैं विभिन्न परिस्थितियों में संवाद अदायगी करना। ऑप्शन ए इसका जवाब होगा। ठीक है, अगला मैंने चाट खाई और फिर मैंने हंसी। शर्मिला का यह भाषा प्रयोग मुख्यतः किस ओर संकेत करता है? तो ये करता है दोस्तों कि उसे वैकरणिक नियमों की जानकारी न होना, उसे नहीं है वैकरणिक नियमों की जानकारी। तो ऑप्शन इसका जवाब होगा दोस्तों। आगे देखिए अगला प्रश्न कि हर व्यक्ति को मैंने ही सच्चाई दिखाई वाक्य पर चर्चा करने का उद्देश्य है। तो इसका उद्देश्य है दोस्तों ऑप्शन डी कि बच्चों को भाषा की नियमबद्ध प्रकृति की पहचान और उसका विश्लेषण करना सिखाना।
ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर कि प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। तो असत्य कथन जो है दोस्तों वह ऑप्शन सी की बच्चों की भाषा संकल्पना और विद्यालय में प्रचलित भाषा परिवेश में विरोधाभास की भाषा सीखने में सहायक होता है। ऑप्शन सी इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, आगे है प्रश्न कि पढ़ना कौशल में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो यह है तेज गति से पढ़ना। ऑप्शन सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि हिंदी भाषा का मूल्यांकन करते समय आप सबसे ज्यादा किसे महत्व देंगे, तो ये देंगे दोस्तों सीखने की क्षमता का आकलन। ऑप्शन है। ठीक है, तो ये थे आपके दोस्तों हिंदी के प्रश्न। अब हम आते हैं विषय गणित पर। तो देखिए 91वां प्रश्न देखिए, एक घन पूर्णांक और उसके वर्ग का योगफल पहली तीन अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के बराबर है, वह संख्या क्या है। तो मान लेते हैं वो संख्या x है दोस्तों। मान ली हमने x संख्या है, तो प्रश्न अनुसार तीन अभाज्य संख्याएं दे रखी है। ठीक है, एक धन पूर्णांक और उसके वर्ग का योगफल, यानी धन पूर्णांक है x मान लिया और उसके वर्ग का योगफल जो है यानी कि x प्लस x का स्क्वायर ये हमें दे रखा है, किसके बराबर है, पहली तीन अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के बराबर है। पहली तीन संख्या कौन कौन सी होती हैं, तो पहली होती है दोस्तों 2, उसके बाद होती है 3, इसके बाद होती है 5। पहली तीन संख्याएं के गुणनफल के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी दोस्तों 5। तो वह संख्या क्या है, ऑप्शन सी इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, याद रखिए, आसान सा था बिल्कुल। आगे बढ़ते हैं कि 1000 में किस न्यूनतम पूर्णांक को जोड़ा जाए कि वह पूर्ण वर्ग बन जाए। तो मान लेते हैं हम ऑप्शन से इसको निकालेंगे दोस्तों। मान लिया हमने वो संख्या जोड़ी है 24, तो 1000 प्लस 24 कितना होगा, 1024 होगा। 1024 किसका स्क्वायर होता है, ये होता है दोस्तों 32 का स्क्वायर। तो हो गया ना, तो ऑप्शन सी इसका जवाब होगा दोस्तों। तो वह संख्या कौन सी होगी जो जोड़ेंगे, 24 होगी। ठीक है, आसान सा था। आगे बढ़ते हैं कि अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए समांतर माध्य है, तो ये होता है दोस्तों सिग्मा एक्स इजिकल टू सिग्मा x1 बटा n। तो ऑप्शन इसका जवाब होगा। ठीक है, याद रखिए। अगला देखते हैं, अगला प्रश्न कि 7 77 77 77 777 भाग 77 बराबर है, भाग ही करना है दोस्तों, तो आपका इसका जवाब होगा ऑप्शन डी 10 10 10 10 1। ठीक है दोस्तों, भाग ही करना सिंपल। आगे बढ़ते हैं कि रेशमा के पास रुपए के 5 सिक्के, 50 पैसे के 15 सिक्के तथा 25 पैसे के 18 सिक्के हैं, तो उसके पास कुल कितनी राशि है। तो दोस्तों 1 रुपए के 5 सिक्के हैं, मतलब उसके पास कितना हुआ, कितने हो गए, 5 रुपये हो गए दोस्तों। 50 पैसे के 15 सिक्के का मतलब क्या होता है, ये होता है दोस्तों 15 50 75 750 पैसे हो गए, तथा 25 पैसे के 18 सिक्के का मतलब क्या होता है दोस्तों, तो इसका मतलब होता है दो तीनों का जोड़, यानी कि 5 रुपये प्लस 1200 पैसे हमारे पास अंत में आ जाएंगे। ठीक है, यानी कि 1 रुपये के 5 सिक्के हैं का मतलब क्या है, तो इसका मतलब है 5 रुपये प्लस 50 पैसे के 15 सिक्के का मतलब क्या है, 750 पैसे। 25 पैसे के 18 सिक्के का मतलब क्या है, 450 पैसे। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास आ गया 5 रुपये प्लस 1200 पैसे। तो 1200 किसके बराबर होगा, 12 रुपये के बराबर होगा। तो 12 और 5 कितने होते हैं, 17 रुपये होते हैं। तो ऑप्शन सी इसका जवाब होगा दोस्तों।
ठीक है, आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। गणित की पाठ्यपुस्तक में विभिन्न प्रकरणों में खंड अभ्यास समय को समावेशित करने का उद्देश्य है। तो इसका उद्देश्य है दोस्तों ऑप्शन डी, विस्तृत अधिगम अवसर प्रदान करना। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। आगे देखिए कि प्राथमिक अवस्था में गणित में रचनात्मक मूल्यांकन में अंतर्निहित है। तो ये दोस्तों अधिगम में असंगति को और शिक्षण में कमियों को पहचानना। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। ठीक है, आगे देखिए प्रश्न। कक्षा में गणितीय मनोरंजनात्मक क्रियाकलाप तथा चुनौतीपूर्ण ज्यामितीय पहेलियां संबंधी क्रियाकलाप महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वे प्रत्येक शिक्षार्थी की स्थानिक व विश्लेषणात्मक योग्यता के संवर्धन में सहायक है। तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि वैदिक गणित आजकल विशेष रूप से प्राथमिक विद्यालय के बच्चों में बहुत लोकप्रिय होता जा रहा है। इसका प्रयोग निम्नलिखित में से किसके विकास संवर्धन में होता है। तो ये होता है दोस्तों ऑप्शन डी के गणित में गणना की कौशल तथा गति। ऑप्शन डी इसका जवाब होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि आकांक्षा गणित की एक अच्छी अध्यापिका बनना चाहती है। गणित की अच्छी अध्यापिका के लिए आवश्यक है कि उसके पास गणितीय विषय वस्तु को वास्तविक जीवन से जोड़ने के लिए उदाहरणात्मक ज्ञान, समझ और योग्यता होनी चाहिए। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर कि एक अध्यापिका अपनी कक्षा में गुणा को बार बार किए जाने वाले जोड़ के रूप में बता रही है। उसके बाद समान संख्या की वस्तुओं का समूहन कर गुणा के रूप में बताती है। तत्पश्चात चिन्ह अक्ष के परिचित कराती और तथा अंत में गुणनफल पता करने के लिए आड़ी तिरछी रेखाओं अथवा माचिस की तीलियों की सहायता से एक छोटा क्रियालाप करती है। यहाँ अध्यापिका कर रही है। तो यहाँ अध्यापिका मूर्त से मूर्त संप्रदाय की ओर के रूप में एक पाठ का विकास कर रही है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, आगे प्रश्न। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार विद्यालयों में गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य है। तो इसका संकीर्ण उद्देश्य है दोस्तों संख्यात्मक कौशलों का विकास। ऑप्शन बी। आगे देखिए कि आकृतियों की इकाई से अध्यापक विद्यार्थियों से आकृतियों के उपयोग की सहायता से किसी भी चित्र की रचना करने के लिए कहता है। इस क्रियाकलाप से निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य प्राप्त किया जा सकता है। तो प्राप्त किया जा सकता है दोस्तों रचना सर्जन। ऑप्शन डी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। कक्षा 4 का छात्र जनसंख्या प्रणाली से संबंधित सभी प्रश्नों का उत्तर मौखिक रूप से दे सकता है, परंतु संख्या प्रणाली पर आधारित समस्याओं के हल लिखने में गलतियां करता है। लिखने में उसकी त्रुटियों को सुधारने के लिए सबसे अच्छी उपचारात्मक तकनीक है। तो तकनीक है दोस्तों ऑप्शन सी, कि उसको एक कार्यपत्रक देना जिसमें समस्याएं आंशिक रूप से हल की गई हो और उसे खालिस्तान भरने हो। तो ऑप्शन सी इसका जवाब होगा। ठीक है, आगे है प्रश्न। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो दोस्तों कथन जो सही है वो है ऑप्शन सी के लिए दो विषम संख्याओं और एक सम संख्या का योगफल एक सम संख्या होती है। ऑप्शन सी इसका जवाब होगा। ठीक है, आगे है इसका व्युत्क्रम है। इसका व्युत्क्रम क्या होगा दोस्तों जब आप इसका सॉल्यूशन निकालेंगे तो इसका जो व्युत्क्रम आएगा वो आएगा दोस्तों ऑप्शन सी -9/125। ठीक है, निकालने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों। अगला देखते हैं अगला प्रश्न।
कि 3 से आरंभ होने वाली और 5 से समाप्त होने वाली 4 अंकों की महत्तम और लघुत्तम संख्याओं के बीच का अंतर कितना है। तो बता दें आपको 4 अंकों की सबसे बड़ी से बड़ी संख्या है दोस्तों 3995 तथा 4 अंक की छोटी छोटी संख्या है 3005। अभिष्ट अंतर कितना होगा 3995 माइनस 3005 में होगा दोस्तों 990। तो ऑप्शन डी इसका जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि 8 बुनकर 8 चटाई 8 दिनों में बुन सकते हैं। इसी गति से 16 बुनकर द्वारा 16 दिनों में कितनी चटाई बुनी जा सकती है। तो दोस्तों ये बुनी जा सकती हैं ऑप्शन सी 32। कैसे बुनी जा सकती हैं, इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों MDH/W इक्वल टू MDH/W। इसमें M मैंस होते हैं, आदमी होते हैं, D डे दिन होते हैं, H हावर होते हैं, घंटे होते हैं, बटा वर्क होता है, समय होता है दोस्तों W। तो इसमें आप देखेंगे M की जगह आप 8 लिख दीजिए, यानी कि 8 गुना 8, ठीक है, बटा 8 कर देंगे, इज इक्वल टू कितना है इसी गति से 16 बुनकर, यानी कि 16 बुनकर गुना 16 बटा चटाइयाँ बुनी जा सकती है वो मान लेते हैं हम x। तो हमें इस सीधा से x की वैल्यू निकालनी है, इसका जवाब हो जाएगा दोस्तों 32। ठीक है, बिल्कुल आसान है। आगे किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 24% की छूट दी जाती है और उसके बाद वह वस्तु 342 रुपये में बेच दी जाती है। तदनुसार उस वस्तु का अंकित मूल्य कितना है। तो अंकित मूल्य निकालने का फॉर्मूला होता है दोस्तों सीधा सा, क्या होता है, जो आपको वस्तु का विक्रय मूल्य दे रखा है गुना 100 बटा 100 माइनस जितनी छूट दे रखी है। यानी कि देखिए क्या होगा इसका जवाब, आपको क्या दे रखा है, वस्तु कितने में बेची 342 में, 342 लिख देंगे, गुना 100 कर देंगे, बटा 100 माइनस 24 कर देंगे, आपका जवाब आ जाएगा दोस्तों। उस वस्तु का अंकित मूल्य होगा ऑप्शन सी 450 रुपये। ठीक है, आसान तरीका है बिल्कुल दोस्तों। आगे बढ़ते हैं कि 10,000 रुपये की राशि का कुछ भाग 8% वार्षिक की दर पर तथा शेष 10% की वार्षिक दर पर उधार दिया जाता है। यदि औसत वार्षिक ब्याज 9.2% हो तो वे दोनों भाग हैं। तो इसका सीधा सा फॉर्मूला होता है दोस्तों, हम आपको बता दे रहे हैं कौन सा फॉर्मूला होता है वो। ये होता है पहला भाग निकालने का फॉर्मूला होता है P इंटू R1 माइनस R2 बटा R1 माइनस R2, यानी कि P इंटू R माइनस R2 बटा R1 माइनस R2, ये होता है दोस्तों फॉर्मूला पहला भाग निकालने का। तो इसमें देखिए P क्या है 10,000 है, लिख लेंगे 10,000, ठीक है, गुना R कितना 9.2 है, माइनस R2 कितना है 10 है दोस्तों, बटा कर देंगे, R1 कितना है 8 है, R2 कितना है 10 है। तो इसका जब मान निकालेंगे हम, इसका मान निकलेगा दोस्तों 4,000, और 4,000 पहला भाग आएगा तो टोटल 10,000 है, तो दूसरा भाग क्या होगा 6,000 होगा। तो ऑप्शन है इसका जवाब होगा दोस्तों 4,000 और 6,000। ठीक है, आसान सा था बिल्कुल। आगे चित्र ABCD में AB इक्वल टू BC तथा कोण BAD और कोण BCD समकोण है, AD और CD में संबंध ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इसका जवाब होगा आपका ऑप्शन सी AD बराबर CD। ठीक है, आगे है दोस्तों प्रश्न कि एक समकोण त्रिभुज में दो भुजाओं की लंबाइयों का गुणनफल गण के वर्ग के आधे के बराबर एक गुणनकोण है। तो माना AB बराबर है x के, BC बराबर है y के और AC बराबर है z के। दोस्तों एक ट्रायंगल ले ली हमने, इसमें A B C मान लिया, एक समकोण त्रिभुज है ये लगा दिया, y हमने A मान ली, x ये मान ली दोस्तों, ठीक है, z ये मान ली, x ये मान ली। तो प्रश्न अनुसार क्या दे रखा है, जो दो भुजाओं की लंबाइयों का गुणनफल यानी XY बराबर है, किसके बराबर है, कर्ण के वर्ग के आधे के बराबर है।
यानी कि जेड का स्क्वायर बटा 2 के बराबर है। ये जो है हमें दे रखा है दोस्तों, ठीक है, ये बात हमें दे रखी है, ठीक है। तो इससे हमारे पास क्या हो जाएगा, इससे हमारे पास आ जाएगा जेड स्क्वायर बराबर 2xy। ये हमारे पास आ गया दोस्तों, समीकरण 1 हो गया हमारे पास ये, ठीक हो। अब हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण कितना है, जेड है, यानी कि जेड का स्क्वायर बराबर है एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। हमारे पास दूसरी जो है ये आ गई, ठीक है। तो समीकरण 1 और 2 को सोल्व करेंगे तो x बराबर है आपका y के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो कोण a बराबर कोण c के बराबर हो जाएगा। कोण a कितना है आपका 90 डिग्री है, बटा 2 कर देंगे तो 45 डिग्री आपका जवाब आ जाएगा दोस्तों। ऑप्शन सी इसका जवाब होगा। तो न्यून कोण है 45 डिग्री, ठीक है, बिल्कुल आसान था। आगे देख, वृत्त की परिधि 4 पाई से 8 पाई बढ़ाई जाती तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो उसका क्षेत्रफल जो होगा दोस्तों वो होगा 4 गुना, ऑप्शन सी, ठीक है, करके देखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। इसी वृत्त की त्रिज्या 3 गुना करने पर उसकी नई परिधि पुरानी परिधि की कितनी गुना होगी। तो माना वृत्त की त्रिज्या r मान लेते हैं, वृत्त की परिधि 2 पाई r हो गई दोस्तों। वृत्त की त्रिज्या 3 गुनी कर दी जाती है तो वृत्त की नई परिधि क्या होगी, 2 पाई इंटू 3r होगी। तो नई परिधि क्या है, 3 गुना 2 पाई r है, यानी कि 3 गुना 2 पाई r है। इसका मतलब क्या है, 3 गुना वो ज़्यादा लंबी है, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका जवाब होगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। 1 ग्राम 1 किलोग्राम का कितना प्रतिशत है। 1/1000 कर देंगे दोस्तों, गुणा 100 कर देंगे तो हमारे पास प्रतिशत आ जाएगा 0.1%। ऑप्शन सी इसका जवाब होगा, ठीक है दोस्तों, बिल्कुल आसान है। आगे है प्रश्न। एक चर x का माध्य m है, चर y इक्वल टू x माइनस 4/5 का माध्य क्या है। तो चर x का माध्य m है दोस्तों, y बराबर x माइनस 4/5 का माध्य क्या होगा, m माइनस 4/5 होगा। तो ऑप्शन ए इसका दोस्तों जवाब होगा, बिल्कुल आसान था दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब कि उन प्रथम 6 धनात्मक विषम संख्याओं का औसत कितना है जिनमें प्रत्येक 7 द्वारा विभाज्य हो। दोस्तों प्रथम 6 विषम संख्याओं का औसत क्या है जिनमें प्रत्येक 7 द्वारा विभाज्य हो। तो पहली संख्या 7 होगी, 21 होगी, 35, 49, 63, 73 होगी, बटा 6 होगा। सभी को जोड़ देंगे, बटा 6 कर देंगे तो हमारा पास हो जाएगा दोस्तों 42। ऑप्शन ए इसका जवाब होगा, ठीक है। आगे है, यदि एक संख्या का आधा दूसरी संख्या के 0.07 के बराबर है तो उनका अनुपात कितना होगा। तो विष्ट अनुपात जो होगा दोस्तों वो होगा 7/100 गुना 2/1 इक्वल टू 7/50। तो ऑप्शन सी इसका जवाब होगा दोस्तों 7:50, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि ट्रायंगल एबीसी में कोण बी बराबर 60 डिग्री और कोण सी बराबर 40 डिग्री है। एडी और एई क्रमशः कोण ए के समद्विभाजक और बीसी परलम्ब है। कोण ई एडी का मान क्या होगा। तो दोस्तों प्रमेय के अनुसार जो है यदि एडी कोण समद्विभाजक है तथा एई बीसी परलम्ब है तो क्या होगा, कोण ई एडी बराबर है बी प्लस सी बटा 2 के होगा या माइनस सी बटा 2 के होगा। तो ये डी बराबर होगा 60 माइनस 40/2 यानी कि 20/2 यानी कि 10 डिग्री हमारे पास क्या हो जाएगा, ये डी हो जाएगा। तो ऑप्शन 20 का जवाब होगा दोस्तों, ठीक है, बिल्कुल आसान तरीका दोस्तों। आगे देखिए अगला प्रश्न। केंद्रों वाले वृत्त का व्यास ए बी पी क्यू जी वह जी जो ए बी को नहीं काटती। ए पी और बी क्यू को मिला यदि कोण बी ए पी बराबर है कोण ए बी क्यू के तो ए बी क्यू पी क्या होगा। दोस्तों ए बी क्यू पी होगा चक्रीय समलंब। ऑप्शन 20 का जवाब होगा दोस्तों, ठीक है। तो ये थे आपके गणित के प्रश्न। अब हम आते हैं दोस्तों 5वें विषय पर, पर्यावरण अध्ययन पर। देखिए 121वां प्रश्न।
नर्मदा नहर का पानी राज्य के जालोर जिले के कौन से गांव में मार्च 2008 में पहुंचा? तो ये पहुंचा दोस्तों सिल्लू गांव में, ऑप्शन बी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे प्रश्न, निम्नलिखित सीखने के कौन से सिद्धांत का पर्यावरण अध्ययन में अनुसरण होता है? ये होता है दोस्तों मूर्त से अमूर्त, याद रखिए ऑप्शन ए। ठीक है, आगे है प्रश्न कि पर्यावरण अध्ययन में शिल्पकला और चित्रकला को समूह में करके सीखने पर बल दिया जाता है, क्योंकि? क्योंकि जो है समूह में सीखना सहपाठी द्वारा सीखने को प्रोत्साहित करता है, क्योंकि समूह में सीखना कक्षा में सामाजिक अंतःक्रिया को बेहतर करता है। तो 2 और 3 इसका जवाब होगा दोस्तों। तो ऑप्शन बी इसका जवाब होगा, केवल 2 और 3। ठीक है, आगे देखते हैं अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से किसको पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के आकलन में दूर करना चाहिए? तो ये करना चाहिए दोस्तों बच्चों के उत्तरों को सही या गलत में आंकना। तो ऑप्शन डी इसका जवाब होगा। आगे देखिए प्रश्न कि कक्षा 5 की शिक्षक के क्रियाकलाप का संचालन करती है, जिसमें वह कक्षा के बच्चों से फर्श पर चीनी के कुछ दाने डालने को कहती है और उनको सीटियों के आने का इंतजार करने को कहती है। बच्चों को इस क्रियाकलाप से अर्थपूर्ण सीखने को मिल सकता है यदि शिक्षक बच्चों को क्रियाकलाप का अवलोकन, अनुभव साझा और उस पर चर्चा करने को प्रेरित करती है। तो ऑप्शन बी इसका दोस्तों सही जवाब होगा। ठीक है, आगे देखिए अगला प्रश्न देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन में सीखने का रचनात्मक आकलन का साधन नहीं है? तो ये नहीं है दोस्तों ऑप्शन सी, वार्षिक उपलब्धि परीक्षण। ऑप्शन सी इसका जवाब होगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। एनसी 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से क्या प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण का उद्देश्य नहीं होना चाहिए? तो ये नहीं होना चाहिए दोस्तों ऑप्शन सी की पर्यावरणीय समझ के द्वारा बच्चों में सटीक संख्यात्मक कौशलों का विकास करना। ऑप्शन सी इसका दोस्तों बिल्कुल सही जवाब होगा। आगे है प्रश्न, किसी डॉक्टर का घर एक्स पर स्थित है तथा उसका अस्पताल वाई स्थित पर स्थित है। डॉक्टर के घर से अस्पताल जाने के लिए कोई सीधी सड़क नहीं है। द डॉक्टर पहले ए पर जाते हैं जो एक्स के ठीक पूर्व में 600 मीटर की दूरी पर है। फिर वह बी पर जाते हैं जो ए के ठीक दक्षिण में 450 मीटर की दूरी पर है। फिर वह सी पर जाते हैं जो बी के ठीक पश्चिम में 120 मीटर की दूरी पर है। और अंत में वह वाई पर अपने अस्पताल पहुंचते हैं जो सी के ठीक उत्तर में 90 मीटर की दूरी पर है। अस्पताल के सापेक्ष डॉक्टर के घर की सही दिशा क्या है? दोस्तों जो इसका जवाब होगा आप निकालेंगे, इसका जवाब होगा उत्तर पश्चिम। ऑप्शन इसका जवाब होगा। अस्पताल के सापेक्ष डॉक्टर के घर की सही दिशा है उत्तर पश्चिम। ठीक है, आगे है कि निम्न में से किसी कोशिकीय प्रक्रम में ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? ये जाना जाता है दोस्तों एटीपी को। ऑप्शन डी। आगे प्रश्न, किसी धातु का उपयोग सोलर सेल बनाने में करते हैं? ये करते हैं सिलिकॉन का। ऑप्शन डी। आगे देखिए, सुनहरा रेशा से अभिप्राय क्या है? तो इसका अर्थ है दोस्तों स्पटसन। ऑप्शन बी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आगे दाउन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका है दोस्तों सोडियम कार्बोनेट। ऑप्शन सी। आगे कमरे के ताप पर कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है? ये पाई जाती है दोस्तों ब्रोमीन। ऑप्शन सी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। आगे देखते हैं कि जीवाणु को मारने के लिए जल में कौन सी गैस प्रवाहित करते हैं?
तो ये करते हैं दोस्तों क्लोरीन। आगे बढ़ेंगे। इनमें में से चित्तौड़गढ़ जिले की सिंचाई परियोजना है तो ये दोस्तों गंभीरी नदी सिंचाई परियोजना ऑप्शन है। आगे प्रश्न कि किन किन उद्योगों को सनराइज उद्योग के रूप में जानते हैं। तो जाना जाता है दोस्तों सूती वस्त्र उद्योग को और सीमेंट उद्योग को। तो ऑप्शन बी जो इसका सही जवाब होगा दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ग जैव निम्नीकरण का है। जैव निम्नीकरण के उदाहरण जो है दोस्तों वो है ऑप्शन ए कि घास पुष्प और चमड़ा, और ऑप्शन सी की फलों के छिलके केक और नींबू रस। तो ऑप्शन सी इसका जवाब होगा ए और सी। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। एक तरफ राज्य है, एक तरफ जल संरक्षण विधियां हैं। तो देखिए दोस्तों क्या क्या मिलेगा। राजस्थान है, राजस्थान में कहते हैं दोस्तों खड़ीन। अगला है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में कहते हैं दोस्तों बंदारस। अगला है केरल, केरल में कहते हैं दोस्तों सुरंगम। अगला तमिलनाडु, तमिलनाडु में कहते हैं दोस्तों एरीज। और बिहार में कहते हैं पाइन। यानी कि ए का चौथा, बी का तीसरा, सी का पांचवा, डी का पहला और ई का दूसरा। दोस्तों ऑप्शन सी इसका जवाब होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन था दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं कि नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत नहीं है। ये नहीं है वन। आगे है प्रश्न कि रॉकेट किसके संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये करता है दोस्तों संवेग, ऑप्शन बी। संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर जो कार्य करता है रॉकेट। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर कि पूर्ण विश्वव्यापी उष्णता के लिए विविध ग्रीन हाउस गैसों का सापेक्षिक योगदान बढ़ते हुए क्रम में क्या है। बढ़ते क्रम में बताना है दोस्तों हमें। सबसे पहले छोटा, फिर उसके बाद बड़ा, फिर उसके बाद बड़ा, फिर उसके बाद बड़ा। तो इसमें सबसे पहले CO2 आती है दोस्तों, उसके बाद क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन, उसके बाद नाइट्रस ऑक्साइड। दो ऑप्शन इसका जवाब होगा। ठीक है, आगे है। विश्व जल दिवस मनाया जाता है, कब मनाया जाता है दोस्तों। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ये मनाया जाता है 22 मार्च को। ठीक है, आगे नई प्रजातियां बन जाती हैं यदि यदि तीन ऑप्शन में दे रखे हैं दोस्तों। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं। जनन कोशिका का DNA में महत्वपूर्ण परिवर्तन होता है, बिल्कुल सही बात है। युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन हो, गलत बात है दोस्तों। ये अनुवांशिक पदार्थों में परिवर्तन नहीं हो, ये गलत बात है दोस्तों। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है और सभी गलत है, केवल ए। ठीक है, आगे देखेंगे अगला प्रश्न। देखिए दोस्तों कि स्थानांतरित कृषि को ब्राजील में कहते हैं। ये कहते हैं दोस्तों रोका, ऑप्शन सी। ठीक है, आगे है। नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के लिए किस तत्व का उपयोग करते हैं। तो ये करते हैं दोस्तों यूरेनियम का। ठीक है, आगे है। सही विकल्प का चयन कीजिए। सही विकल्प जो है उसको चयन करना है दोस्तों हमने। तो इसमें सही विकल्प है विषयों में जल की कुल मात्रा नियत है, तो ऑप्शन डी इसका जवाब होगा। आगे बढ़ेंगे कि कौन सा पद कार्बन चक्र में सम्मिलित नहीं है। तो ये नहीं है दोस्तों जीवाश्म ईंधन का जलना, ऑप्शन डी। आगे है प्रश्न कि लेंस क्षमता की SI इकाई क्या है। तो ये है दोस्तों डायोप्टर, ऑप्शन डी।
ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं कि सूक्ष्म जीवों द्वारा मृत पादपों पर क्रिया करने से बनता है, तो ये बनता है दोस्तों ह्यूमस, ऑप्शन सी। 150वां प्रश्न देखिए दोस्तों, हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये है दोस्तों 89, ऑप्शन सी। तो दोस्तों रीट लेवल 1 का प्रैक्टिस पेपर होता है आपका कंप्लीट। अगर आपको इन 150 प्रश्नों में से किसी प्रश्न में कोई समस्या है दोस्तों, तो आप कमेंट बॉक्स में जा सकते हैं, वहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। हर एक क्वेश्चन का, हर एक कमेंट का रिप्लाई मैं जरूर करूँगा, मेरा प्रॉमिस आपसे। उससे भी आगे अगर कोई समस्या है दोस्तों आपके प्रश्नों में, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको जीमेल आईडी मेरे द्वारा उपलब्ध करवा दी जाएगी, वहाँ से आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और इस पूरी की पूरी वीडियो की जो PDF है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके दोस्तों पढ़ सकते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा, और आर्ट्स नोट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में नए रोचक प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।